सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षित वर्ग को आपस में लड़ाना जरूर चाहती है। और लड़ाया इसलिए जाता है, राजनीति के लिए जनसंघ के अंदर कैटेगरी की जाएगी, मतलब संथाल अलग, भील अलग, गोंड अलग, सहरिया अलग, मीणा अलग, जानका अलग, गरासिया अलग। और सरकार ने उनके आईटी सेल के माध्यम से देश लेवल पे प्रचार किया और आपस में लड़ाने लगे। मध्य प्रदेश में कहने लगे संथाल को, गोंड को कि तुम्हारा आरक्षण भील खा गया। हमारे गरासिया को बोलने लगे तुम्हारा आरक्षण भील खा गया। भीलों को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गया। सहरिया को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण भील और मीणा खा गया। आदिवासी ये जो आरक्षण मोर्चा बना, आजादी के बाद से ये देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1995 तक हमारे बाप दादे नौकरी से अनभिज्ञ थे, आरक्षण से अनभिज्ञ थे कि आरक्षण क्या होता है। कई जनों को ध्यान में नहीं था। जो शहरी इलाके में थोड़ा बहुत पड़ गया है वो आरक्षण के बारे में जानता था। सिर्फ जानता था कि एसटी, एससी या ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रावधान के तहत मिलता थे, वो जानकारी नहीं थी उस समय। और आज भी पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं है। 1995 के बाद से कई सामाजिक संगठनों ने आरक्षण को लेकर लड़ाइयां लड़ी और इसी अनुरूप आज जिस पांडाल के नीचे आप विराजमान हो, ये आदिवासी समुदाय के हित में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप बंधे हुए हो। और इस विचारधारा ने 2015-16 से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो आरक्षण का जो इतिहास है, देश लेवल पे जब संविधान में इसके प्रावधान हुए, इससे पहले जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी, खून पसीना बहाया। और उस समय अंग्रेजों ने शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 6 का प्रावधान किया कि ये रिजर्व इलाका, ट्राइबल टेरिटरी इलाका, और इसी को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। और आज मैं सांसद के रूप में हूं, रिजर्व कैटेगरी से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तो हम सब उसी का परिणाम है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों का। उसकी वजह से हमें ये रिजर्वेशन का प्रावधान मिला और उस कागज परिणाम, उस जो ये कागज था, ये प्रमाण पत्र था, उसको हमारे निर्वाचन आयोग में जमा किया और उस वजह से मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर 7% रिजर्वेशन मिलता है। देश की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से 7 से 8% एसटी है, तो 7 से 8% लमसम केंद्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। केंद्र की सरकार की जो भर्तियां होती है देश लेवल, पहला स्टेप वो हो गया। सेकंड नंबर, राज्य स्तर की भर्तियों में राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य के अंदर 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता। तीसरे नंबर पे हमारा शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन का प्रावधान, मतलब 100 नौकरियां में निकलती है तो 100 में से 45 नौकरी शेड्यूल ट्राइब को मिलने का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में। तो आरक्षण के 3 स्टेप हो गए, केंद्र सरकार का राज्य स्तर पे 13% और शेड्यूल एरिया पे 45%। अब होता क्या है, सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षित वर्ग को आपस में लड़ाना जरूर चाहती है। और लड़ाया इसलिए जाता है, राजनीति के लिए। चंडीवाल भाई 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट चंडीवाल, 5 मिनट रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया कि आरक्षण के अंदर कैटेगरी की जाएगी,
मतलब संथाल अलग, भील अलग, गोंड अलग, सहरिया अलग, मीणा अलग, जानका अलग, गरासिया अलग। और सरकार ने उनके आईटी सेल के माध्यम से देश लेवल पे प्रचार किया और आपस में लड़ाने लगे। मध्य प्रदेश में कहने लगे संथाल को, गोंड को कि तुम्हारा आरक्षण भील खा गया। हमारे गरासिया को बोलने लगे तुम्हारा आरक्षण भील खा गया। भीलों को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गया। सहरिया को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण भील और मीणा खा गया। आदिवासी समुदाय जब आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक आरक्षण कितना है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है, जब ये समझने लगा तो उन्होंने आपस में लड़ाने की पॉलिसी कर दी। तो ये आज जो कारवां है हमारा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा, पहले हमने बांसवाड़ा में, सेकंड नंबर प्रतापगढ़ में और आज तीसरे नंबर पे आज उदयपुर के पदाधिकारी ने आयोजन कराया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राजस्थान के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में वो खुद दावा करते हैं। मतलब डबल इंजन मतलब डबल पावर। और यही उनके पदाधिकारी गांवों में, शहरों में रैलियां निकालने लगे और कहने लगे कि आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कमेटी बनाई, बीच में सारे मिक्स होकर रैलियां निकाल रखी। जिसकी डबल इंजन की सरकार है उनके ही पदाधिकारी यहां पर गुमराह करने लगे थे। और हमारा कारवां 2016 से चलता आ रहा है संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। तो हमारे सब समुदाय के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर यह मंच बनाया और इस मंच बना के अनुसूचित क्षेत्र की वास्तविक हक अधिकार की लड़ाई को जनता तक पहुंचाना। और जो डबल इंजन की सरकार के जो नुमाइंदे जो नीचे लेवल पे घूमने वाले जो जनता को गुमराह कर रहे थे, आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे थे, इन लोगों को मुंह बंद करने का काम किया इस मंच ने। तो मैंने कोशिश किया कि ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, आज हम एकत्रित क्यों हैं। अब हमारी लड़ाई किसी समुदाय से नहीं है, न जैन से है, न ब्राह्मण से है, न राजपूत से है, न मीणा से है, न सहरिया से है, न संथाल से है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से भी नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी वाला थे कि हम पार्टी लड़ाई नहीं है हमारी। अब आप विचार कर रहे होंगे हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई संविधान के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान है उसको धरातल पे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, वो लड़ाई है। अब लड़ाई है किससे? लड़ाई ये है संवैधानिक अधिकारों को लागू करना, ये लड़ाई है। और लड़ाई है किससे? जो इस काम में रोड़ा बन के खड़ा है उससे है। तो रोड़ा बन के कौन खड़ा है? वर्तमान सरकार। वो वर्तमान सरकार किसकी है? कांग्रेस, बीजेपी की और इससे पहले कांग्रेस की थी। हमारे खेत की लड़ाई नहीं है। जब बात आती है क्षेत्र के अंदर समुदाय की, इस क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जब एक बाप के दो भाई हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, अगर एक बाप की जो 5 बीघा जमीन है, अधिकार और सच्चाई ये हो, मतलब इसका फर्ज ये बनता है कि 2.5 बीघा दोनों को बराबर बांटा जाए, ये न्याय है। और बाप या एक बड़ा बेटा चालाकी से 4 बीघा ले ले और एक बेटे को 1 बीघा दे दे, अब छोटे बेटे के हक बनता है नहीं बनता है न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का? वो सगा भाई है लेकिन फिर भी उसका फर्ज है, उसका हक बनता है, उसका अधिकार है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वही चीज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर हो रहा है। 75% अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ट्राइबल समुदाय रहता है, आदिवासी समुदाय रहता है, 4 से 5% एससी समुदाय रहता है, ओबीसी रहता है, जनरल रहता है। तो प्रतिनिधित्व जिसकी जितनी जनसंख्या है इतना उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये लड़ाई है हमारी। अब इस लड़ाई में अगर कोई दूसरे समुदाय वाला, कोई धर्म वाला, कोई पार्टी वाला बीच में आके खड़ा रहता है, हमारा विरोध करता है, इसका मतलब ये तय होता है कि वो शोषणकारी नीति वाला आदमी है, वो अन्याय करने वाला आदमी है और वो हमारा दुश्मन है।
इस बात को समझना पड़ेगा। अब मैं कुछ आंकड़ों पे आना चाहूंगा। यह आरक्षण मोर्चे की जो लड़ाई थी, काफी भर्तियां हैं। हम कहते हैं अन्याय हुआ, सरकार कर रही है। कुछ लोग कहते हैं अन्याय नहीं हुआ, सरकार नहीं कर रही है। तो हम आंकड़ों की बात करें, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की भर्तियां निकली। मैं 3 से 4 भर्तियों का उदाहरण बताना चाहूंगा। 2013 के अंदर आरएस अधीनस्थ सेवा की अनुसूचित क्षेत्र के लिए 43 सीटें आई और 43 में से एसटी का जो 45% जो अधिकार नहीं कहेगी, अधिकार तो ज्यादा है, 45% जो प्रावधान था उस अनुरूप मिलना चाहिए था 19 सीटें, मिली कितनी? 18, 41%। ओपन कैटेगरी जो 50% जो अनारक्षित सीटें रखी है, उन सीटों में सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, ये प्रावधान है बोलने में, कागजों में, लेकिन होता नहीं है। तो उसके हिसाब से मिलनी चाहिए थी 21 सीटें, लेकिन वहां मिली 25 सीटें। जब रिजल्ट आया 2013 आरएस अधीनस्थ सेवा का, 45 सीटों पर सीधे अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य वर्ग से भरी गई और एसटी के कितने पद भरे? जो 18 मिले थे वही। 75% जनसंख्या वालों को 18 और बाकी 25 सीटें से भरी गई और 80 को मिला 0। वही चीज 2016 के अंदर 29 सीटें आई, एसटी को मिली 12, सामान्य ओपन कैटेगरी की रही 17 और एक भी एसटी एससी कैटेगरी का सामान्य सीट पे इसका चयन नहीं हुआ। वही चीज 2018 के अंदर 49 सीटें आई, एसटी को मिली 42 सीटें, तो एसटी को मिली 12 सीटें, कितने प्रतिशत? 32%। 2013-2016 का जो अधिसूचना है वो कह रही है 45%, लेकिन यहाँ पर कितना मिला? 32% और ओपन कैटेगरी की सीटें आई 25 सीटें। एसटी को मिली अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 12 सीटें, ओपन कैटेगरी को मिली 25 सीटें। इस प्रकार तीनों भर्तियों के अंदर 109 सीटें आई, 109 में से 49 एसटी को और 67 सीटें ओपन कैटेगरी की रही। जब रिजल्ट आया, देखा एक भी आरक्षित वर्ग का बच्चा सामान्य सीट पे नहीं गया। अब जो ज्यादा डेढ़ होशियार है वो कहते हैं कि मेरिट में नहीं आया होगा, पढ़ा नहीं होगा, ज्यादा नंबर कम आए होंगे। मैंने सारी भर्तियों की स्टडी की, जो ओपन मेरिट फाइट कर रहा था, उस बच्चे को भी रिजर्व कैटेगरी में डाला गया। क्या ये अन्याय नहीं है? इस बात को दूसरे पार्टी वाले करते हैं? नहीं करते। और जब हम करते हैं, कहते हैं कि ये लोग भड़काने आए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, एक सार्वजनिक मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे, ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।